लेकिन आज भी फिक्र की शुरुआत राम मंदिर के चंपत कांड से। चढ़ावा चोरी की इस चंपत स्टोरी में हर दिन नए राज सामने आ रहे हैं। इस साजिश में कितने किरदार हैं और कहां कहां तक तार हैं, यह साफ होना अभी बाकी है। लेकिन अब तक के इन्वेस्टिगेशन में बार बार एक ही चेहरा, एक ही नाम की चर्चा है। चंपत राय, ट्रस्ट के सबसे रसूखदार पदाधिकारी, जिनका इस्तीफा भले ही हो गया हो, लेकिन पूरे विवाद के केंद्र में वही सबसे बड़ा किरदार दिख रहा है। उनका नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन शक की सुई उन्हीं की तरफ घूम रही है और बार बार उनसे सवाल हो रहे हैं। इस बीच अयोध्या पुलिस ने अभियुक्तों से पूछताछ के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। शक के दायरे में 50 से ज्यादा लोग हैं जिनको पुलिस ने पूछताछ का नोटिस भेजा है। जुलाई के पहले हफ्ते में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट भी आने वाली है, तब उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अभी फिक्र की चंपत फाइल से कई और राज खुलेंगे। शुरुआत कुछ संगीन आरोपों से। आरोप नंबर 1, बैंक के काम में ट्रस्ट दखल दे रहा था, यहां तक कि कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश भी ठुकरा दी थी। पूरा मामला समझेंगे। आरोप नंबर 2, टिन्नू एंड कंपनी पर मेहरबानी। चढ़ावा गणना में ऐसे लोग रखे गए जो या तो आपस में रिश्तेदार थे या एक दूसरे के परिचित थे। ट्रस्ट ने ऐसा क्यों किया? और ध्यान से देखिएगा, इनका बैकग्राउंड जब आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आरोप नंबर 3, बैंक ट्रस्ट के बीच हुए एमओयू का पालन भी नहीं हुआ। वो क्या नियम थे जिनका पालन नहीं किया गया? एक इल्जाम यह भी है कि नियुक्ति में हेराफेरी की गई, कम उम्र के गैर अनुभवी लोगों को रखा गया था। आखिर क्यों? इन आरोपों के बाद अब यह दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर के चढ़ावे में बड़ा इजाफा हुआ है। सवाल यह है कि क्या यह चोरी रुकने का असर है? आंकड़े देखिए। 7 जून को मामला सामने आने के बाद और उससे पहले चढ़ावे में कितना फर्क है, और इस फर्क में ही क्या चोरी का पूरा गणित छिपा हुआ? सूत्र बता रहे हैं कि यह कांड सार्वजनिक होने के बाद चढ़ावे में बढ़ोतरी देखी गई। सूत्रों के मुताबिक 7 जून यानी आरोप लगने से पहले औसतन 16 से 18 लाख, ध्यान से देखिएगा, 16 से 18 लाख रुपए प्रतिदिन चढ़ावे के तौर पर बैंक में जमा किए जाते थे। लेकिन इस विवाद के शुरू होने के बाद यह आंकड़ा औसतन 22 से 24 लाख के बीच पहुंच गया। ये और ये, अब ये तो कोई मत कहे कि पकड़े जाने के डर से यह आंकड़ा बढ़ गया, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। खैर, वीकेंड में अधिक भीड़ और बैंक बंद होने से सोमवार को ज्यादा पैसे जमा होते थे। तो क्या राम मंदिर में रोजाना लगभग 5 से 6 लाख रुपए चोरी हो रहे थे? यह गंभीर सवाल है। देखिए, अयोध्या के चंपत कांड से जुड़ी जो भी खबरें आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। आपने सुना होगा कि ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है ना? तो अब एक मासूम सा सवाल यह है कि वो आजकल कल क्या कर रहे हैं? TV9 भारतवर्ष ने इसकी पड़ताल की। सूत्रों के मुताबिक वो आज भी फुल टाइम ट्रस्ट की ड्यूटी कर रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं, भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो फिर वो क्या कर रहे हैं? तो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है हमारी पड़ताल में, वो आज भी फुल टाइम ट्रस्ट की ड्यूटी कर रहे हैं। सूत्रों से हमें पता चला है कि इस्तीफे के बाद भी चंपत राय और अनिल मिश्रा का मंदिर प्रबंधन में दखल जारी है। इस्तीफे के बावजूद चंपत राय और अनिल मिश्रा की कार्यशैली और अधिकार क्षेत्र में बदलाव नहीं हुआ है। मतलब इतने बवाल के बावजूद दोनों का राम मंदिर परिसर में आना जाना जारी है, यानी चंपत राय अयोध्या में ही मौजूद हैं। इतना ही नहीं, गोपाल राव को तो कल राम मंदिर में गर्भगृह के पास देखा गया। ये वही ट्रस्टी हैं जिनसे एसआईटी ने पूछताछ की थी। खबर है कि गोपाल राव का ना तो कद घटा है और ना ही जिम्मेदारियां कम हुई हैं। सब कुछ पहले जैसा बरकरार है। मंदिर प्रबंधन के फैसले अब भी चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा ही ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कागजों पर इस्तीफा जरूर हुआ, लेकिन जमीन पर पुरानी ही व्यवस्था लागू है और तीनों का रुतबा बरकरार है। तो क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा एक धोखा है? क्या सिर्फ मामला शांत करवाने के लिए इस्तीफे करवाए गए? वैसे
उनके इस्तीफे पर फैसला 11 जुलाई की बैठक में आएगा, जो ट्रस्ट की बैठक है। खैर, तो सवाल यह भी है कि क्या तब तक प्रबंधन इन्हीं लोगों के हाथ में रहेगा? अब जरा ध्यान से एक एक डिटेलिंग आपको बता रहे हैं, उसको समझिए। चढ़ावा कांड की चंपत स्टोरी में आज एक और एक्सटेंशन है। कल उनसे पूछताछ की खबर आई थी, आज उस पूछताछ के कुछ अंश सूत्रों से लीक हुए। खबर है कि पुलिस के सवालों से चंपत के पसीने छूट गए। ट्रस्ट में रसूख रखने वाले चंपत राय को शायद ऐसे सवाल जवाब की उम्मीद नहीं थी। भले ही उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन उनका इस्तीफा जरूर हुआ है। पहले उनसे एसआईटी ने भी पूछताछ की और फिर अयोध्या पुलिस ने भी सवालों के तीर दागे। सूत्रों के मुताबिक, ध्यान से देखिएगा, सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने पूछताछ में बताया कि चढ़ावे की हेरा फेरी में उनकी कोई भूमिका नहीं। बट ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा कहेगा। मामले का पता लगते ही न केवल संदिग्धों की पहचान करवाई, बल्कि उन्हें पकड़वाने में सहयोग किया। यह भी नेचुरल सी बात है, कोई कहेगा। साथ ही एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित करवाई गई। ओके, सूत्रों के अनुसार हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि चढ़ावे में गड़बड़ी ना होने की नैतिक जिम्मेदारी उनकी थी। टिन्नू यादव को लेकर किए गए सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। चंपत राय ने बताया कि लंबे समय से टिन्नू ट्रस्ट से जुड़ा था, इसीलिए उस पर भरोसा किया। उससे ऐसी हरकत की उम्मीद किसी को नहीं थी, उसने भरोसा तोड़ा है। पुलिस ने यह भी पूछा कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों के रिश्तेदारों और परिचितों को काम पर किस आधार पर रखा गया। इस पर चंपत राय ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से उन्हें अवसर दिया गया। ध्यान से पढ़िएगा वो लाइन, जरूरतमंद लोग, ठीक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय उनका व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों की भी इसमें भूमिका रही। इस संदर्भ में उन्होंने ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव का भी जिक्र किया। पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर बता देते हैं, आइए देखिए। ये इतने जरूरतमंद थे जिन लोगों को रखा गया कि जब इन्होंने काउंटिंग प्रक्रिया शुरू की तो इनकी जरूरतें बढ़ती चली गई। उसके भी फैक्ट्स आने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस हमारी टीम ने तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में वो कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उनके बयान का दूसरे साक्ष्य और अन्य लोगों के बयानों से मिलान किया जा रहा है और इसी आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। क्या आपको लगता है इस जांच में विधि का जो तरीका है वो फॉलो किया जा रहा है? मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट के पत्र पर एसआईटी बनाई। एसआईटी के लोग आए तो चंपत जी ने कहा, महामंत्री हूं, मेरे से जांच शुरू करिए। और फिर जब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ट्रस्ट को दी गई तो उसी दिन एफआईआर कर दी गई। इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है। चंपत जी ने उसके अगले दिन जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें कहा गया कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी कार्यों का वक्त वक्त पर ऑडिट होता है, हुंडी की गिनती का भी ऑडिट होता है, ये हो रहा है और उसमें कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया। ये क्यों कहा गया? तो ये तो झूठ है। मेरे पास में इसका उत्तर नहीं है और अगर ऐसा बयान ना होता तो अच्छा रहता। लेकिन अगर वो पद पर बैठे हुए हैं और लंबे समय से ये चल रहा था, ये प्रतीत होता है, एक दिन की बात ये नहीं लगती है कि किसी एक दिन किसी की आंखों में धूल झोंकी गई होगी। तब ऐसे में प्रतिष्ठा, समर्पण, उनकी इंटीग्रिटी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड उनको जांच और जांच की अप्रोच से इम्यूनिटी देता है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? और अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो अभी तक सर उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं है? मैं और आप एक ही ट्रैक पर हैं, इसलिए मैं तो इस बात को तुरंत स्वीकार करता हूं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड या कोई भी अन्य कारण उनको जांच से इम्यूनिटी नहीं देता है और उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। आज मुझे किसी चैनल के व्यक्तियों ने बताया कि 3 घंटे की पूछताछ हुई है। अगर हुई है तो संतुष्टि की बात है, अगर नहीं हुई है तो होनी चाहिए। कोई इम्यूनिटी किसी को नहीं है और राम जी के धन के मामले में तो
ऐसी इम्यूनिटी होने का सवाल ही नहीं है। चंपत स्टोरी में अगला चैप्टर एम्प्लॉयमेंट आउटसोर्सिंग पर है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट अपने मन मुताबिक लोगों की नियुक्ति के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी पर दबाव डालता था। जरूरतमंद थे ना बेचारे। यानी राम मंदिर में काम से जुड़ी थर्ड पार्टी कंपनी का सिर्फ नाम था, क्योंकि यहां भी स्टाफ ट्रस्ट की मर्जी से ही अपॉइंट होता था। अब तक की जांच में पता चला है कि राम मंदिर ट्रस्ट की सिफारिश पर गैर अनुभवी लोगों को चढ़ावा काउंटिंग की जिम्मेदारी दी गई। पैरवी के आधार पर लोगों को नोट गिनती जैसे संवेदनशील ड्यूटी पर लगाया गया। इन लोगों की प्रोफाइल देखकर आप यकीनन शॉक्ड हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर ध्यान से देखिएगा, अभियुक्त अनुकल्प मिश्रा, उम्र है इनकी 20 साल। अब आप सोच लीजिए तजुर्बा कितना होगा। 20 साल इनकी उम्र है। वो छात्र जो पहले छोटे मोटे पार्ट टाइम काम करता था, ये पार्ट टाइम काम करता था। अब ये नोट गिनते हैं। पार्ट टाइम काम क्या है? राइडर था। वो ट्रस्ट की सिफारिश पर नोट गिनने लगा। जरूरतमंद था ना, यही तो कहा था उन्होंने सूत्रों के अनुसार। अभियुक्त लवकुश मिश्रा, अनुकल्प का रिश्तेदार जो फूड डिलीवरी बॉय था, यह भी जरूरतमंद था। वो फूड डिलीवरी का काम करता था। वो भी ट्रस्ट की पैरवी पर चढ़ावा गणना से जुड़ गया। चलिए एक और अभियुक्त की बात करते हैं, चेंज करिए उसको जरा। एक और अभियुक्त अविनाश शुक्ला, योगा इंस्ट्रक्टर था। ये मनी कैलकुलेटर बन गया। ये भी सिफारिश के दम पर राम मंदिर में काम पा गया। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं जरूरतमंद? क्योंकि कहा गया कि जरूरतमंद लोगों को हमने जॉब दिया, सूत्रों के हवाले से जो हमने आपको जानकारी बताई। खैर, टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव, उम्र 20 साल से भी कम, कोई काम नहीं था, लेकिन जब काम मिला तो सीधे नोट ही गिनने लगा, और वो भी राम मंदिर में। इसी तरह बाकी कर्मियों की भी प्रोफाइल है। सूत्र बता रहे हैं कि भले ही थर्ड पार्टी कंपनी ने यह हायरिंग की थी, लेकिन नाम की पर्ची ट्रस्ट भेजता था। किसी का वेतन 18,000 से ज्यादा नहीं था, 18,000 रुपए। लेकिन इतनी मामूली तनख्वाह के बावजूद इन अभियुक्तों का लाइफस्टाइल और कम सैलरी के बाद भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अपने आप में घोटाले का सिग्नल है। अब देखिए ये जरूरतमंदों की जरूरतें क्या थी, ध्यान से दिखाइए। ये भी एक हमारे सामने एक अलग टाइप का व्हाइट पेपर है। अनुकल्प मिश्रा, सैलरी 18,000, 65 लाख का घर खरीदा। अविनाश शुक्ला, सैलरी 18,000, चोरी का पता चलने के बाद घर से 10 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। लवकुश मिश्रा, सैलरी 18,000, अयोध्या में प्लॉट खरीदा, 2 फ्लोर का मकान बनकर तैयार है। असल में पिछले साल महाकुंभ के बाद अचानक भक्तों और चढ़ावे का जो फ्लो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। ट्रस्ट ने स्टेट बैंक से कहा कि पैसे गिनने के लिए लोगों की जरूरत है। यानी महाकुंभ के बाद इन लड़कों की नौकरी शुरू हो गई। 1 साल के अंदर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। ट्रस्ट की सबसे बड़ी लापरवाही भर्ती प्रक्रिया में ही नजर आ रही है। सूत्र बताते हैं कि चंपत राय और ट्रस्ट के अन्य सदस्य अयोध्या में पैरेलल सिस्टम चला रहे थे। पुलिस भी उनके निर्देश का पालन कर रही थी। खैर, ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव भी सवालों के घेरे में है। उन पर ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास ने गंभीर आरोप लगाए। दिनेंद्र दास का कहना है कि गोपाल राव को पैसों के लेन देन जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपना गलत था। हमारे यहाँ सब ठीक चल रहा है। ट्रस्टी में कोई एक और गोपाल जी सिर्फ को उलझा देते हैं, वो और लगभग सब सही ठीक चल रहा है। चंपत राय में सामने से आए, बातचीत करते, जो बात करते वो बात मान भी लेते हैं। केवल गोपाल ही ऐलानित कर दिए। जो पैसा को मानने वाले हैं कभी राम जी को नहीं मानेंगे। गोपाल जी राव का आप चूँकि कर्नाटक से आते हैं, इसलिए आपको उन पर लगता है कि भरोसा नहीं है। और जब पैसा का लेन देन में चला तो दिक्कत बढ़ेगी। तो उनकी तरफ से है और आपको लगता है कि उनसे दिक्कत है तो? और उसको तो हम सपने में नहीं चाहते। लेन देन करने में मुख्य चीज़ गोपाल जी हैं, ना अनिल मिश्रा ना चंपत राय जी हैं। 1 रुपया लेन देन नहीं किए हैं, हमेशा हिसाब दिए हैं। गोपाल कल प्रचार ही बनाए हैं। मैं कल मंदिर परिसर में गया था। मैं देखा कि वहाँ गोपाल राव जी मंदिर परिसर में टहल रहे थे।
जब वो उनको जो है पूरी जनता, पूरे विश्व के लोग जान गए हैं कि ये लोग संदिग्ध के घेरे में हैं, और तो प्रशासन क्यों उनको मंदिर परिसर में जाने दे रहा है। चढ़ावा चोरी के चंपत कांड में अब बैंक वाले चैप्टर का ताला खोलते हैं, क्योंकि जांच की धुरी ट्रस्ट से बैंक और बैंक से ट्रस्ट के बीच घूम रही है। फॉलो द मनी। ट्रस्ट पर सवाल है तो जांच के दायरे में बैंक के कुछ कर्मचारी और अधिकारी भी हैं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला बिना बैंक के मिलीभगत के नहीं हो सकता। बड़ा ऑब्वियस है। सूत्रों के अनुसार फरवरी 2025 में ट्रस्ट और एसबीआई के बीच एमओयू हुआ, जिसमें लिखे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। सब कुछ सिर्फ कागजों तक सीमित रहा। तो क्या इतने बड़े स्तर पर हो रही लापरवाही की भनक ट्रस्ट को नहीं थी? अच्छा, ट्रस्ट इतना ट्रस्ट कर रहा था लोगों पर कि ट्रस्ट का ही ट्रस्ट टूटता चला गया। इंटरेस्टिंग। सवाल है कि जिसका पता एसआईटी ने 6 दिन के अंदर लगा लिया, उसका पता ट्रस्ट को महीनों तक नहीं चल पाया। क्यों? बैंक और ट्रस्ट के बीच हुए एमओयू के मुताबिक दान पेटी खोलने और गिनती कक्ष के संचालन के दौरान ट्रस्ट और बैंक अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य की गई थी। गणना के काम में लगे कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित था, लेकिन जांच में सामने आया कि नियमों का पूरी तरह पालन ही नहीं किया गया। एमओयू में बैंक अधिकारियों के मासिक रोटेशन का भी प्रावधान था, ताकि लंबे समय तक एक ही कर्मचारी संवेदनशील व्यवस्था में तैनात ना रहे। हालांकि जांच में कुछ कर्मचारी लंबे समय तक उसी व्यवस्था में काम करते मिले। गिनती कक्ष में प्रवेश और निकलते वक्त कर्मचारियों की नियमित और रैंडम तलाशी, प्रत्येक दान पात्र की राशि का अलग अलग रिकॉर्ड तैयार करना जैसी व्यवस्थाओं की भी जांच चल रही है। मतलब इन नियमों का पालन हुआ या नहीं, यह देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी दैनिक गणना रिपोर्ट, बैंक में जमा की गई राशि की पर्चियां और इनसे जुड़े रजिस्टरों का भी मिलान कर रही है, ताकि किसी भी स्तर पर हुई संभावित गड़बड़ी का पता लगाया जा सके। एसआईटी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्टेट बैंक के बीच हुए करार में कई स्तरों पर खामियां मिली हैं। अब यह पता लगाने की कोशिश है कि सुरक्षा और निगरानी से जुड़े तय प्रावधानों का पालन क्यों नहीं हुआ। इसका चोरी की घटना से कोई संबंध था या नहीं। उधर पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों से पिछले 3 वर्षों में अर्जित चल और अचल संपत्तियों का पूरा विवरण मांगा। फिलहाल साधु संत आहत, दुखी, क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। असली चोर अभी और पकड़ लिए जाएं, बढ़ोतरी और हो जाएगी। असली लोग पकड़ लिए जाएं। वो तो चेले पकड़े गए, गुरुजी तो बाहर अभी शेषावतार का ध्वजारोहण कर रहे हैं। हाँ, अभी तो 3 चोर बाहर हैं ना, जो असली मलाई खाने, रबड़ी खाने वाले हैं। ये चोर अभी बाहर हैं और इस सत्ता के संरक्षण से बाहर हैं। यूँ ही कोई बात नहीं हो सकता है। यही धर्म विरोधी ताकतें यही विचित्र स्थितियां बना रही हैं कि सभी मंदिर और संतों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाए। हम एक बात जरूर कहेंगे, संत परंपरा जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान के मंदिर की सेवा का कार्य मिलना चाहिए। ये जितने भी चंपत राय जी हैं या अनिल जी हैं, जो भी है, इनको जवाबदारी लेना चाहिए, क्योंकि ये ही दोषी है। और इन्हीं के नेतृत्व में जिन लोगों ने गिनती की और जो उसमें डाका डाला है, वो सब इन्हीं की मिली जुली भक्ति है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है। समिति को इसके लिए जगह नहीं मिली। जो जगह फिक्स हुई थी उसकी अनुमति भी रद्द हो गई। बाद में एक और स्थान की तलाश की गई, लेकिन वहां भी मना कर दिया गया। सवाल है कि आखिर श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति क्या बताने वाली थी? आखिर क्यों इस समिति को अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह नहीं मिल पा रही? हमने इस मुद्दे पर समिति के महंत धर्मदास से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। महाराज जी, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन कह रहे हैं जगह ही कैंसिल कर दी। तो कैंसिल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना है, बस हो गया। क्या बात कहना चाहते थे? क्या बात नहीं, बात यही तो कह दे, कल तक आपको समझाइए दिए, तो अब कब कहाँ समझते? चलो वही बात रहेगी। हाँ। आज अपनी बात वो मीडिया के सामने रखना चाहते थे, उसके लिए उनको एक तरीके से परमिशन आप कह सकते हैं कि नहीं मिली। जगह को, स्थान को जो उन्होंने चुना था, 2 बार स्थगित किया गया, यानी 2 अलग अलग जगह से उनको जगह नहीं दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और अब वो कह रहे हैं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, वो स्थगित करते हैं और अपने स्थान को वो चले गए हैं। तो ये अब प्रशासन की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही है। इस पूरे विवाद में अब हिंदू मुस्लिम भी शुरू हो गया है।
जिसके डायरेक्टर हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के सिलसिले में उनका आजकल यूपी दौरा बढ़ गया है। इसी दौरान कल वो बिजनौर में थे, जहां उन्होंने ट्रस्ट, मुसलमान और एनकाउंटर वाला कटाक्ष किया। ओवैसी के इस कटाक्ष पर राजनीति कैसे भड़की, ये तो देखना बनता है। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। और ये बीजेपी RSS वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है, बताओ हमको। थोड़ा इंतजार करिए, ओवैसी जी एक भी नहीं बचेगा, कोई एक भी नहीं बचेगा। कोर्ट दंड देगी, ये सलाखों के पीछे जाएंगे, चक्की पीसेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के बी टीम नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी के मुखौटा हो गए। ये जो गठबंधन है आपका, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है। आज की डेट में एक मुसलमानों का ठेकेदार बनके और एक हिंदुओं का ठेकेदार बनके हिंदुस्तानियों को आप जो ठगना चाहते हो, ना भाजपा से हिंदुस्तानी ठगे जाएंगे, ना ओवैसी से हिंदुस्तानी ठगे जाएंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर नजरबंद वाली राजनीति भी शुरू हो गई है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने सोमवार की रात 11:30 बजे अयोध्या के एक होटल में नजरबंद किया। उसके बाद कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा के साथ भी यही हुआ। अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस का दल चढ़ावा चोरी का विरोध करने अयोध्या पहुंचा था। खबर फैली तो अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस पर काफी सियासत हुई है, बयानों के तीर भी छोड़े गए। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में और पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है। हमारी ये मांग है कि बिना दर्शन के मैं नहीं जाऊंगा। क्या इसके लिए हमें कुछ भी करना, जेल जाना पड़े 2-4 दिन, अगर हमें अन्न जल भी त्यागना पड़ेगा तो हम त्याग कर बैठेंगे और दर्शन करेंगे। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। उन लोगों ने देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर डकैती डाला है, एक भी डकैत बचना नहीं चाहिए। महमूद जो गजनवी था उसने सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा है, बीजेपी ने अयोध्या का राम मंदिर लगभग 70 बार लूटा है, 66 टाइम। ये उनका जो घोटाला है उसको मैं देशद्रोह भी कहूंगा और रामद्रोह भी कहूंगा। बात करते हैं पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। करीब 20 दिनों से पीओके के अलग अलग इलाकों में पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। अब तक ये प्रदर्शन वहां के स्थानीय मुद्दों से जुड़े थे, लेकिन अचानक इन प्रदर्शनों में पाकिस्तान से आजादी की गूंज सुनाई देने लगी। पीओके के तमाम लोगों के मन में जो इच्छा वर्षों से दबी है वो अब उनकी जुबान पर आ रही है। लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वैसे तो पाकिस्तानी फौज के अत्याचार से परेशान पीओके के लोग लंबे वक्त से आजादी की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीते रोज रावलकोट में जिस तरीके से हजारों की भीड़ के सामने यह बात कही गई, उसने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा दी है। दरअसल ताजा प्रदर्शनों की अगुवाई करने वाले नेताओं में से एक सरदार खान ने कहा है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है,
साथ ही भारत से मदद मांगने का इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर के बाकी बॉर्डर खुल जाएं और फिर पाकिस्तान की सरकार पीओके के लोगों से मिन्नतें करे। आपको बता दें कि अपनी 38 मांगों को लेकर रावलकोट के ईदगाह मैदान पर हजारों प्रदर्शनकारी पिछले 3 हफ्ते से डटे हुए हैं। इनकी आवाज को दबाने के लिए 5 जून को वहां इंटरनेट भी बंद है, 5 जून से, लेकिन उसके बाद भी पीओके की जनता अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचा रही है। जैसे ही रावलकोट से आजादी का नारा गूंजा, इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। जो बात अब तक दबी जुबान में कही जाती थी वो ऊंची आवाज में कही जाने लगी। लिहाजा पाकिस्तान की सरकार ने रावलकोट में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर बम गिराने का प्लान बनाया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही आवामी एक्शन कमेटी ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि 28-29 जून की रात 12 बजे से 1 बजे के बीच धरने वाली जगह पर ड्रोन के जरिए 4 बम गिराए गए। दावा है कि आरडीएक्स जैसे विस्फोटक थे जिनमें टाइमर लगा हुआ था। जिस वक्त पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन से बम गिराए उस वक्त वहां हजारों लोग मौजूद थे। लोगों ने वक्त रहते इन बमों का पता लगा लिया और उन्हें निष्क्रिय कर दिया। इन बमों के निष्क्रिय होने के साथ ही पाकिस्तानी हुकूमत की एक बड़ी साजिश के नाकाम होने का दावा भी किया जा रहा। इस बीच ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर के साथ राजा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। शौकत मीर नवाज पीओके के बड़े नेता हैं और इनके सिर पर पाकिस्तान सरकार ने इनाम भी रखा है। पाकिस्तान की सेना किसी भी तरह आजादी के आंदोलन को कुचलना चाहती है, इसीलिए बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। खैर, पाकिस्तान से अब चलते हैं उसके पड़ोसी देश ईरान। कितनी अजीब बात है, यह पाकिस्तान ईरान की मदद करने की सोच रहा है। ईरान की हम बात करें जहां 9 जुलाई को लेकर एक खास तरह की फिक्र है, तैयारी भी काफी है। 9 जुलाई को अयतुल्लाह अली खamenei को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस विशेष दिन पर ईरान की टॉप लीडरशिप को उनके बेटे सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei की सुरक्षा की चिंता है। क्या वो पिता के सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में शामिल होंगे? क्या 9 जुलाई के दिन उनकी जान को कोई खतरा हो सकता है? क्या वो मोसाद के टारगेट पर आ सकते हैं जैसे हमास का लीडर आया था, या फिर उन्हें इजराइल के अटैक का डर है और वो इस कार्यक्रम से दूरी बनाएंगे? फिक्र इन सभी सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। 28 फरवरी 2026 ईरान पर भीषण बमबारी, आयतुल्लाह अली खamenei का अंत, खाड़ी में इसके बाद युद्ध का भीषण दौर शुरू हुआ। और अब जबकि अमेरिका ईरान में सीज़फायर हो चुका है, तब पूर्व सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी तेज है। इसके लिए तारीख तय की गई है 9 जुलाई 2026, जब उन्हें श्रीनगर मशहद में दफनाया जाएगा। लेकिन अब यहाँ सवाल आगे का है, क्या पिता के सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में बेटे मुश्तबा खamenei शामिल होंगे? क्या 28 फरवरी के बाद पहली बार मुश्तबा खamenei सार्वजनिक तौर पर ईरान में दिखाई देंगे? पिता आयतुल्लाह अली खamenei के साथ 28 फरवरी को हुए उस हमले में मुश्तबा खamenei भी घायल हुए थे। उस अटैक के बाद से वो कहां हैं, किन हालात में हैं, ना तो ये जानकारी कभी सामने आई, ना ही वो सार्वजनिक तौर पर कभी नजर आए। लेकिन अब चूंकि पिता को अंतिम विदाई देनी है, तब इन दोनों ही सवालों को लेकर ईरान में असमंजस की स्थिति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान की खुफिया एजेंसी को इस विशेष दिन मशहद में ही इजराइल की तरफ से हमले की आशंका है। ईरान को मोसाद के किसी सीक्रेट ऑपरेशन की चिंता हो रही है। आशंका है कि हमला ठीक वैसे हो सकता है जैसे हमास चीफ इस्माइल हानिया का अंत तेहरान में हुआ था। तब भी जुलाई का महीना था और तारीख थी 31 जुलाई 2024। लेकिन मोसाद इस बार ऐसे किसी ऑपरेशन को अंजाम न दे पाए। ईरान में इसकी काट भी खोजी जा रही है। ईरान की ओर से पहले तो धमकी दी गई कि अगर इजराइल की तरफ से ऐसा कोई हमला हुआ तो खाड़ी में फिर महायुद्ध होगा और इजराइल कोई अटैक न कर पाए, इसके लिए IRGC ने सुरक्षा के कड़े और बड़े कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। ईरानी सेना ने एयर स्पेस सुरक्षा को बेहद सख्त किया है। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए हवाई ट्रैफिक पर कड़ी नजर है। हाईवे और भीड़ भाड़ वाले रास्तों की ड्रोन से निगरानी हो रही है। बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्स की अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है। सभी सीमाओं पर थल सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां लगाई गई हैं। ईरान की एयरफोर्स और नेवी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कुल मिलाकर ईरान हर तरह से मुश्तबा खamenei और मेहमानों की सुरक्षा तैयारी को पुख्ता कर लेना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की किलिंग मशीन मोसाद है, जो अपने एक और ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए
किस हद तक जा सकती है कोई नहीं जानता। पर फिक्र में अब खबरों की दिशा को पेपर लीक करने वालों और नकल करके टॉप करने वालों की ओर मोड़ते हैं। ये खबरें दो अलग अलग राज्यों से जुड़ी हैं और ये बता रही हैं कि कुछ लोगों ने कैसे देश में परीक्षाओं पर भरोसा खत्म किया है और छात्रों के भविष्य को अंधकार में डुबो दिया है। एक तरफ महाराष्ट्र का वो गैंग है जो हर हाल में पेपर लीक कराना चाहता है जिससे उन्हें मोटी कमाई हो सके, वो अपनी तिजोरी भर पाए, और इसके साथ ही बेईमान और अयोग्य लोगों को हर क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचा दे। दूसरी तरफ राजस्थान के वो छात्र हैं और उनके परिवार हैं जो मेहनत से सफलता हासिल करने के बजाय नकल पर ज्यादा विश्वास करते हैं। वो शॉर्टकट और पैसे की ताकत पर सफल होना चाहते हैं, योग्य लोगों की जगह को छीनना चाहते हैं। हमने आपके लिए इन दोनों पर स्पेशल फाइल बनाई है जिसमें यह बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक अयोग्य लोगों को सफल बनाने की साजिश चल रही है। पहले राजस्थान के जयपुर में नकल गैंग की बात करते हैं और ये वीडियो देखें जरा। ये वीडियो जयपुर में पैरामेडिकल परीक्षा में एक सेंटर का है जहां कुछ छात्रों ने सेंटर पर जमकर हंगामा किया, कुर्सियां फेंकी और तोड़फोड़ की। यह इसलिए हुआ क्योंकि यहां कुछ छात्रों को नकल के जरिए परीक्षा पास कराने की तैयारी थी जो दूसरे छात्रों को पता चल गई। फिर टेबल की सारी टांगे सलामत नहीं रही, कुर्सियों के हाथ तोड़ दिए गए और हर सामान का चेहरा भी बिगड़ गया। नकल की कहानी प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज से शुरू हुई। यहां के परीक्षा केंद्र पर नकल करवाकर झुंझुनू के कॉलेज के 45 छात्रों को परीक्षा पास करवानी थी। इसके एवज में कुल 5.5 लाख रुपए का सौदा तय हुआ। परीक्षा से पहले सोमवार को जयपुर पुलिस ने नकल गिरोह में शामिल 2 कॉलेजों के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनमें कॉलेज के संचालक, एचओडी और लेक्चरर शामिल हैं। नकल का मामला सामने आते ही वहां मौजूद दूसरे छात्र भड़क गए, हंगामा हुआ, परीक्षा को तुरंत रद्द करने की मांग पर अड़ गए। कैसे एक बड़ी चीटिंग पैरामेडिकल परीक्षा में हो रही थी और ये राजधानी के कालवाड़ इलाके में स्थित एक सेंटर पर हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से झुंझुनू से आए हुए जो तमाम जो परीक्षार्थी थे, ये 45 के आसपास जो है बताए जा रहे हैं परीक्षार्थी जो कि चीटिंग कर रहे थे, खुलेआम चीटिंग कर रहे थे। और ये जानकारी सामने आई है कि ये जो परीक्षार्थी जो है चीटिंग कर रहे थे, इनसे जो है 5.5 लाख रुपए लिए गए थे। और जयपुर का जो सेंटर था, कालवाड़ इलाके में जो सेंटर था, यहाँ इस सेंटर के जो मालिक थे उनको जो है पूरी तरीके से 3,27,000 रुपये दिए गए थे चीटिंग कराने के लिए। अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहाँ पर आवश्यक सुविधाएं भी नहीं थी, तो ये निरीक्षण में जो कोताही हुई है उसके संबंध में हम राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए निवेदन चूक तो हुई है। हाँ, ये चूक हुई है। ये सिर्फ जो संस्थान के संचालक हैं और जो जहाँ से छात्र आए हैं जिन संस्थाओं से, उनके प्रतिनिधियों के बीच में ये सारी जो साजिश थी। अगर किसी की भूमिका पाई जाएगी तो पुलिस अपनी कार्रवाई अपने स्तर पे करेगी। उनकी प्लानिंग ये थी कि वहाँ पर जाकर ये जो अपने इन्विजिलेटर्स हैं वो अपने सेट कर दें ताकि एग्ज़ाम में इन्विजिलेशन लीक हो सके, और उसके दौरान जब ये एग्ज़ाम लिख रहे हों तो इनको थोड़ी इस तरह से अनैतिक और इस तरीके से इनको एक सहायता प्राप्त हो जाए, जिस सहायता प्राप्त करके ये इस एग्ज़ाम को पास कर जाए। इस पूरी घटनाक्रम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नकल गैंग के बाद अब पेपर लीक गैंग की बात करते हैं। 28 जून को महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की परीक्षा थी, लेकिन इससे पहले पेपर लीक हो गया। इस मामले में मुख्य आरोपी की पत्नी को गिरफ्तार किया गया था, जिसे आज कोर्ट ने 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। टीईटी पेपर लीक मामले में फरार मुख्य अभियुक्त का नाम विजेंद्र कुमार गुप्ता है, जिसकी पत्नी सुमन कुमारी को थाने पुलिस ने बिहार के पटना से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अभियुक्त को आज भिवंडी कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। फिलहाल टीईटी पेपर लीक मामले में अभियुक्तों की संख्या बढ़कर 4 हो गई और पुलिस इस पूरे रैकेट के अन्य संभावित अभियुक्तों की तलाश में जुटी है। महाराष्ट्र टीचर एंट्रेंस टेस्ट घोटाले मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
जो चौथी गिरफ्तारी हुई है वो सुमन कुमारी गुप्ता की हुई है। सुमन कुमारी जो इस मामले में फरार आरोपी है विजेंद्र कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी है। इनकी गिरफ्तारी समस्तीपुर बिहार से हुई है। ये जो महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक का पूरा मामला, जिसका पर्दाफाश महाराष्ट्र की ठाणे क्राइम ब्रांच, ठाणे पुलिस, भिवंडी पुलिस ने किया है, इस पूरे मामले के तार समस्तीपुर से जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि समस्तीपुर में सबसे पहले ये पेपर लीक हुआ। समस्तीपुर के विजेंद्र गुप्ता और वहां के जो दूसरे उनके को एक्यूज हैं वो इस मामले में इन्वॉल्व है। विजेंद्र गुप्ता इसमें वांटेड दिखाए गए हैं। उसके उपलक्ष्य में इसको अरेस्ट करके इससे कुछ आर्थिक व्यवहार हुआ है क्या, वो बारे में कोर्ट में पेशी की और वो दलीलों के ऊपर कोर्ट ने आज उसको सेम डे मतलब 26 जुलाई तक का पीसी दी है। 6 जुलाई। तो ऐसा माना जा रहा है कि मतलब वो भी शामिल है उसमें? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं है। खाली उनकी पत्नी होने के कारण, उनसे कुछ कॉल कॉन्टैक्ट्स होने के कारण वो ऐसा बोला गया है। बाकी ऐसा कुछ उनका सीडीआर, उनका कुछ वो बैंक का स्टेटमेंट ऐसा कुछ बताता नहीं कि ये विषय के अनुषंग से उनका कुछ वो लेन देन का विषय वगैरह हुआ है। पुढील वर्षापासून टीईटी व अन्य सर्व परीक्षा पूर्णतः पारदर्शक व शिस्तबद्ध वातावरणात ऑनलाइन पद्धतीने पार पाडण्याकरिता पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि टीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र आगरा में छापे गए थे। आरोप है कि वहीं से पेपर निकालकर विजेंद्र गुप्ता के 4 साथियों ने उन्हें 2 सहयोगियों तक पहुंचाया। ये दोनों पटना से दिल्ली पहुंचे और वहां से प्रश्न पत्र लेकर महाराष्ट्र के भिवंडी आए, जिसके बाद ठाणे पुलिस ने भिवंडी में कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी पता चला है कि मुख्य अभियुक्त विजेंद्र कुमार गुप्ता का नाम इससे पहले वर्ष 2023 में ओडिशा एसएससी पेपर लीक मामले में भी सामने आया था। वो गिरफ्तार हुआ था, बाद में कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी। यानी महाराष्ट्र टीटी परीक्षा पेपर लीक से पहले भी विजेंद्र गुप्ता लीक वाले काम करता था। इस फाइल में हमने नकल वाले यूनिवर्स की 2 प्रजातियों का जिक्र किया है। ये दोनों प्रजातियां क्या कर रही हैं, ये आपने फिक्र की इस फाइल में देखा। कुल मिलाकर ये दोनों ही वर्ग मिलकर भारत में होने वाली हर परीक्षा को अयोग्य लोगों का ओलंपिक बना देना चाहते हैं, जो कि एक चिंताजनक बात है। कड़ी मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करने वाले हर छात्र का दिल ऐसी घटनाओं को देखकर बार बार टूटता है। अगर आप भी अपनी गाड़ी या बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं तो यह खबर सीधे आपसे जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में एथेनॉल आवंटन के एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की अपनी नीति को लेकर जो खुलासा किया है वो आपको जरूर देखना चाहिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की नीति दरअसल अभी तक एक प्रयोग के तौर पर है और यह प्रयोग अब भी जारी है। सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि इस पूरी नीति का वास्तविक परिणाम और इसका सही असर क्या होगा, यह अगले साल तक ही पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा। सरकार ने यह बात ऐसे समय में कही है जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने और गाड़ियों पर इसके नुकसान को लेकर भारत में हर तरफ चर्चा हो रही है। और बात करते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हो रहे विमर्श की, जिसमें एक तरफ यह तर्क है कि एआई लोगों का जीवन आसान बना रहा है, जबकि दूसरा तर्क है कि एआई दुनिया के भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन फिक्र में एआई से जुड़ी पॉजिटिव खबर। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पिछले 3 महीनों में एनसीआर में जाम की समस्या कम हुई है और इसमें पुलिस की मेहनत के अलावा एआई का भी कमाल है। अधिकारियों के अनुसार गूगल मैप के जरिए हर 15 मिनट पर जाम से जुड़े आंकड़े जुटाए गए। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च के दौरान दिल्ली में औसत जाम की लंबाई 48.25 किलोमीटर थी, जो अप्रैल से 25 जून के बीच घटकर 32.43 किलोमीटर रह गई। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आगे भी एआई आधारित और डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तेजी से विस्तार के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जाम की समस्या कम करने में इसका अहम योगदान है। कई इलाकों में एआई वाले खास कैमरे लगाए जा रहे हैं जो लाइव ट्रैफिक को खुद ही समझ लेते हैं। इसके अलावा एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यानी पहले की तरह ट्रैफिक सिग्नल का फिक्स टाइम नहीं होता, ट्रैफिक के आधार पर ग्रीन या रेड लाइट होगी। जिधर ज्यादा ट्रैफिक उधर लंबी ग्रीन लाइट होगी। साथ ही एआई कैमरों से नियम तोड़ने वालों का चालान हो रहा है, जिससे लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। यानी एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है और इसकी तारीफ काफी हो रही है। बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप में ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल की, जो टीम्स को मिला है राउंड ऑफ 32 में।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दो सबसे बड़े उलटफेर होते हैं। 30 जून फुटबॉल वर्ल्ड कप का वो दिन जिसे शायद वर्षों तक याद रखा जाएगा। ओहो, तस्वीरें देखिए आप जरा, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर टीमों में गिनी जाने वाली जर्मनी को ऐसा झटका लगा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी, वो टीम जिसने बड़े बड़े दबाव में इतिहास रचा, जिसने कभी भी विश्व कप के इतिहास में पेनल्टी शूटआउट नहीं हारा, आज उसी रिकॉर्ड को पैराग्वे ने चकनाचूर कर दिया है। राउंड ऑफ 16 यानी नॉकआउट मुकाबले में पैराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दूसरी तरफ जापान, जो कि ब्राजील से हारकर रोमांचक मुकाबले में वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। ये दो तस्वीरें अपने आप पूरी दुनिया देख रही है। जश्न की खुशी और मातम का दर्द को एक साथ समेटे हुए हैं। सबसे पहले पैराग्वे की जीत की बात करते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। मैच में पैराग्वे के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि वो सिर्फ मुकाबला खेलने नहीं बल्कि इतिहास रचने आए हैं। हर टैकल में जुनून था, हर पास में आत्मविश्वास था और हर मिनट के साथ जर्मनी पर पड़ता दबाव। आखिरकार पैराग्वे के खिलाड़ियों ने अपने लाखों फैंस को जीत के बाद खुशी के पल दिए। इस जीत के बाद पैराग्वे के राष्ट्रपति ने आज यानी 30 जून को नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ ब्राजील से हार के बाद जापान के लाखों फैंस काफी मायूस दिखे। यह वीडियो जापान में टोक्यो के शिबुया का है, जहां फैंस उदास और मायूस नजर आए। हालांकि जापान ने बहुत अच्छा गेम खेला। जापानी फुटबॉल जर्सी पहने युवा लड़के लड़कियां सड़क पर, सीढ़ियों पर, फुटपाथ पर बैठे दिखाई दे। कुछ के हाथ सिर पर है, कुछ उदास होकर फोन देख रहे हैं, कुछ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पूरा माहौल निराशाजनक है। वैसे मैच में जैसे ही अंतिम सीटी बजी, जापानी खिलाड़ियों की आंखों में आंसू थे और स्टेडियम में मौजूद हजारों समर्थक मायूस नजर आए। सोशल मीडिया पर भी लाखों फैंस ने अपनी निराशा जाहिर की। कई लोग इस टीम के जज्बे को सलाम कर रहे हैं तो कई इस बात का अफसोस जता रहे हैं कि इतनी शानदार लड़ाई के बावजूद जापान का सपना अधूरा रह गया। वैसे मैच हारने के बाद अक्सर उस टीम के फैंस गुस्सा दिखाते हैं, स्टेडियम में तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन जापानी फैंस देखिए जरा, इन्होंने ऐसी मिसाल पेश की है जिससे दुनिया सलाम कर रही। एक तरफ मैच हारने का डर था, स्टेडियम में मायूसी थी, लेकिन इसी मायूसी के बीच जापानी फैंस अपने हाथों में कचरे के बैग लेकर सीटों के आसपास फैले कूड़ा और गंदगी साफ करते नजर आए। ये पहली बार नहीं है, पिछले कई मैचों में भी जापानी समर्थकों ने यही जिम्मेदारी दिखाई है। जीत हो या हार, उनके लिए स्टेडियम को साफ छोड़ना खेल संस्कृति और सम्मान का हिस्सा। इस बार भी हार का गम उनके चेहरे पर जरूर था, लेकिन उन्होंने अपनी परंपरा नहीं छोड़ी। खिलाड़ियों का सपना टूट गया, लेकिन फैंस ने अपने व्यवहार से दुनिया का दिल जीत लिया। हालांकि ब्राजील के खिलाड़ियों ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया, गले लगाया जापान के खिलाड़ियों को।